हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप you all are doing fine. You all are fine and doing well. प्लेन एंड सॉलिड एंगल हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है अभी, जिसमें यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन उनका दो डायमेंशनलेस है, मतलब उनका डायमेंशन कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ा आपको तो कैसे लिखेंगे? m⁻0, l⁻0, t⁻0। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है, इससे कभी क्वेश्चन आया हुआ है, आने वाले समय में भी आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन एसोसिएटेड है, रिलेटेड है उस बात से जो कि मैंने बहुत पहले या दूसरे लेक्चर में आपको कहा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन के, कि ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई यूनिट के मुताबिक जो थे 7, है ना, वो तो एसआई सिस्टम वालों ने कहा कि भैया ये 7 रहेगा तुम्हारा। तो लेकिन हमने एक चीज और इसमें ऐड किया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम भी अपना एक नया सिस्टम, एसआई के अलावा एक नया सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम अपने मन से कुछ क्वांटिटीज को एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाने के लिए, है ना, कुछ शर्त है। क्या मैं वही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठा के उस लिस्ट में रख दूंगा क्या? तो जवाब है नहीं। अब वो शर्त क्या है? तो शर्त यही है कि जैसे एसआई सिस्टम के मुताबिक मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और भी दो थे, बाकी दोनों का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जैसे मान लो ये 5 हैं, ये 5 फंडामेंटल क्यों हैं? व्हाई दे आर फंडामेंटल? फंडामेंटल क्वेश्चन है तो बिकॉज दे आर नॉट derived from each other। मतलब ये 1 2 3 4 5, बाकी दो और भी हैं, मैं लिख ही देता हूं, मोल एंड सीडी। ये फंडामेंटल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से कोई भी एक बाकी के द्वारा डिराइव नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे लेंथ टाइम मिला करके, लेंथ और टाइम का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे लेंथ इंटू टाइम या लेंथ बाई टाइम, यानी लेंथ का स्क्वायर इंटू टाइम या लेंथ का क्यूब बाई टाइम का स्क्वायर, कुछ भी करके हम मास नहीं ला सकते, या मास लेंथ को मिला के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पावर देके टाइम नहीं ला सकते, या मास लेंथ एम्पियर से टाइम नहीं ला सकते, या एम्पियर और टाइम मिला के हम लेंथ नहीं ला सकते, लेंथ के एक सीडी मोल मिला के हम टी नहीं ला सकते। उसी तरीके से किसी भी एक को, मतलब नट सेल में अगर कहें तो ये फंडामेंटल एसआई सिस्टम के मुताबिक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई पूछेगा क्यों है, तो क्यों का जवाब ये है कि इन 7 में से किसी एक को बाकी 6 के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना। बिल्कुल क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। मास इंडिपेंडेंट है, लेंथ इंडिपेंडेंट है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर सब इंडिपेंडेंट है ना। आई अगेन रिपीट, क्यों ये फंडामेंटल है? क्योंकि इसमें किसी भी एक को बाकी के टर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। उसी तरीके से जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है कि क्या लेंथ, एरिया एंड टाइम, लेंथ, एरिया एंड टाइम, एल लेंथ है, ए एरिया है और टी टाइम है। मैं अगर पूछूं कि क्या लेंथ, एरिया और टाइम को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है? फंडामेंटल कहा जा सकता है, यस या नो? मतलब मैं कहूं कि क्या लेंथ, एरिया और टाइम को एक सिस्टम बना दूं जिसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी लूं, लेंथ, एरिया और टाइम, और मैं पूछूं आपसे कि क्या ये तीनों फंडामेंटल हैं? क्या ये तीनों फंडामेंटल की कैटेगरी में आ सकते हैं? तो जवाब है नहीं। पता है जवाब नहीं क्यों है? क्योंकि एरिया को मैं लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूं। एरिया जो है ना, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है?
एरिया, जैसे क्यूब का एरिया क्या होता है, साइड, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो √3/4, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये कोई भी एरिया निकालोगे उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। क्लियर है ना। तो एरिया को चूंकि L स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि इन तीनों में एरिया भी है और लेंथ भी है। क्योंकि एरिया को लेंथ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, L के स्क्वायर को के फॉर्म में लिखा जा सकता है एरिया को, इसलिए ये फंडामेंटल नहीं है। लेंथ, एरिया एंड टाइम कैन नेवर बी लिस्टेड इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरीके से मैं कहूं लेंथ, वेलोसिटी और टाइम, L फॉर लेंथ, V फॉर वेलोसिटी, T फॉर टाइम, क्या ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं, क्या ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं? तो जवाब है अगेन नहीं, ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। कैसे नहीं हो सकते हैं, तो हम वेलोसिटी को लेंथ बाई टाइम लिख सकते हैं। जैसे यहां पे मैं वेलोसिटी को लेंथ बाई टाइम लिख सकता हूं, या L⁻⁻⁻1 लिख सकता हूं। तो फिर वही बात हो गई ना, लेंथ और टाइम के फॉर्म में भी आ गया। शर्त क्या थी, फंडामेंटल में होने की शर्त ये थी कि किसी भी एक को किसी दूसरे के कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जाना चाहिए। यहां तो v को मैं L/T लिख सकता हूं, या मैं ये भी लॉजिक दूं, चाहे मैं ये भी कह सकता हूं लेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो है, तो मैं L बराबर VT भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो इस लॉजिक चाहे इस लॉजिक से ये तीनों फंडामेंटल नहीं हो सकते, ये तीनों फंडामेंटल में नहीं हो सकते। लेकिन चलो मैं आपसे कहता हूं जरा चेक करना, मैं कुछ दे रहा हूं, 3-4 मैं 3 फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट दे रहा हूं, 3 या 4, आप तीनों चारों में चेक करना कि कौन कौन सा जो लिस्ट है वो फंडामेंटल में हो सकता है और कौन कौन सा नहीं हो सकता है। जैसे पहला फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, दूसरा लेंथ, v फॉर वेलोसिटी है, लेंथ, फोर्स, मास, तीसरा मास, लेंथ, d फॉर डेंसिटी, मास, लेंथ, डेंसिटी, थर्ड फोर्स, एरिया, सरफेस टेंशन, फोर्स, एरिया और प्रेशर P फॉर प्रेशर, A फॉर एरिया। आप इन चारों में चेक करना कि कौन कौन सा लिस्ट, 3 फिजिकल क्वांटिटी की लिस्ट है, 1 2 3 4 लिस्ट है आपके पास, इन चारों में से कौन सी लिस्ट में है ना, कौन सा लिस्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में सेट बैठ सकता है। ठीक है ना, ये आपको चेक करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स देखा था, डायमेंशन भी अब आपको निकालने आ गया है ना, डायमेंशन भी निकालने आ गया है। कुछ मैं डायमेंशंस के लिए कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसके डायमेंशंस निकालना है ना। जैसे उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मैं कुछ 12th के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दे रहा हूं, है ना। 12th के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में
मैं उसका यूनिट और डायमेंशन बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसे 11th वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट था, हालांकि 11th में भी कुछ बाकी थे। 12th के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो 12th में आएंगे, है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, तो वो आएगा एक चार्ज। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज जो होता है वो करंट इनटू टाइम होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। और इसी एम्पियर सेकंड को कूलम भी कहते हैं, कूलम, और सिंपल सी से डिनोट करते हैं, तो करंट इनटू टाइम, ठीक है ना। अब देखिए चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम का हो तब, चाहे एम्पियर सेकंड का हो तब, बातें एक ही हैं। और अगर डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन इसका हो जाएगा a इंटू टी, यानी ए टी, वेरी सिंपल, a टू द पावर 1, t टू द पावर 1, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, ऐसा लिख सकते हो। या हो सकता l को पहले भी लिख सकते हो, m l फिर t फिर a, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t a, क्योंकि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास एंड लेंथ, ओनली टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट आर इन्वॉल्व, है ना। तो कोई कहेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन चार्ज, तो 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन चार्ज, 0। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन चार्ज, 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन चार्ज, 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इन चार्ज, 0, क्योंकि k नहीं है, k टू द पावर 0 लिख सकते थे, मैंने बताया भी था। चार्ज के बाद एक आएगा परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे फ्री स्पेस की मैं परमिटिविटी बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन अभी जो आने वाला है वो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का, है ना, यूनिट और डायमेंशन हो जाएगा। इसका जो सिंबल है ये है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ये निकलता कैसे है, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन मेरे से कोई कहेगा निकालने को, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आसान है निकालना, लेकिन एक फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो बहुत आसान है ना। जैसे हम पढ़ेंगे, आप जाएंगे आगे तो पढ़ेंगे 12th में कि दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच अगर डिस्टेंस r हो तो इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मुझे फोर्स का पता है, Q1 Q2 का पता है और r का पता है, तो अब मैं एप्सिलॉन नॉट का निकाल सकता हूँ। 1/4 पाई का कोई होगा ही नहीं यूनिट, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को LHS में ले जाऊं और फोर्स को RHS में ले आऊं, तो मैं लिख सकता हूं यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई FR स्क्वायर, 4 पाई FR स्क्वायर। अब देखिए, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो चार्ज इंटू चार्ज बाई फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर की यूनिट के बराबर होगी। तो चार्ज इंटू चार्ज की अगर बात करो तो ये क्या हो जाएगा, तो चार्ज इंटू चार्ज, कुलम इंटू कुलम, कुलम का स्क्वायर बाई 4 पाई की कुछ होगी नहीं, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, और डिस्टेंस के स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ये ऐसा यूनिट हो जाएगी। अगर बात डायमेंशन की करो तो मैं यहाँ पे डायमेंशन निकाल रहा हूँ परमिटिविटी का, कुलम का स्क्वायर। अब कुलम का क्या था, a इंटू टी, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर बाई न्यूटन को क्या लिख सकते थे डायमेंशन में, तो न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं mn t टू द पावर -2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज l का स्क्वायर। अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसे लिख सकता हूं m ऊपर जाएगा m टू द पावर -1, l इंटू एल स्क्वायर, l क्यूब ऊपर जाएगा तो l टू द पावर -3, ये -2 t में जाके ऐड हो जाएगा तो t टू द पावर 4, और a स्क्वायर तो पहले से है ही a स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। ओके, तो परमिटिविटी का डायमेंशन m टू द पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4, a स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा।
ऑलराइट, आगे बढ़े अगर हम लोग तो एक टर्म आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं, या पढ़े होंगे वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब इसका कैसे निकलेगा भाई? तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट की बात करो ना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता था, अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो वर्क डन W बराबर Q इंटू V। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ये आता कहां से है अभी छोड़ो, 12th में पढ़ना है, लेकिन जस्ट मुझे क्या निकालनी है? तो V की SI यूनिट निकालनी है, फिर जाके डायमेंशन निकाल लेंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू W बाई Q। अब W की यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन की यूनिट जूल, और चार्ज की यूनिट अभी आई थी कूलम, यानी जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। और इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, इसी को 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, कहते हैं। अब बात आती है कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? वो ये वोल्ट, इसका डायमेंशन अगर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? तो जूल को डायमेंशनली लिख दें और कूलम को डायमेंशनली लिख दें। तो जूल क्या था? बेसिकली एनर्जी या वर्क की ऐसा यूनिट थी। तो हमें क्या लिखना होगा? तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखना, ml स्क्वायर T टू द पावर -2 बाई कूलम का A इंटू टी। ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T टू दी पावर, ये 1 ऊपर जाके माइनस, तो -3 और A, यही हो जाएगा, यानी ml स्क्वायर T टू दी पावर -3 इंटू A। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से रेसिस्टेंस 10th में पढ़े होंगे आप लोग। रेसिस्टेंस किसी भी R से डिनोट करते हैं। SI यूनिट इसकी क्या होती थी? ओम, है ना। SI यूनिट को इसको ओम कहते थे। रेसिस्टेंस R, किसी भी कंडक्टर या इंसुलेटर का अपना एक रेसिस्टेंस होता है ना। जब करंट फ्लो करता है तो हम रेसिस्टेंस भी डिफाइन करते हैं। अब हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस की यूनिट। कैसे पता है? तो एक ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता था, है ना। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे और R का निकल जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V बाई आई। R इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग V बाई आई, है ना। अब V बाई आई, V की SI यूनिट क्या थी? वोल्ट, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, है ना। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम। दिस वाज द सिंबल। और डायमेंशन की अगर बात करो तो V बाई आई, V का डायमेंशन बाई I का डायमेंशन, V का डायमेंशन आप देख सकते हो A टू दी पावर -1 है यहाँ। V का डायमेंशन कितना है? ml स्क्वायर T टू दी पावर -3 A टू दी पावर -1 बाई I का डायमेंशन A। ये क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर T टू दी पावर -3 A टू दी पावर -2, है ना, क्योंकि A ऊपर जाएगा। तो ये किसका डायमेंशन आ जाएगा? रेसिस्टेंस का डायमेंशन। किसका डायमेंशन आ जाएगा? रेसिस्टेंस का डायमेंशन, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है ना, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन आप निकालना। अब मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं जो कि आप किसी भी बुक में देख करके कर सकते हो, है ना। किसी भी बुक में कुछ काम दे रहा हूं मैं आपको, वो आप कर लो। आप इसके बाद इलेक्ट्रिक बहुत सारे चैप्टर 12th के आएंगे। आप 12th की कोई बुक मत लेना, 11th की किसी भी बुक में 12th के कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है सबकी लिस्ट दी हुई होती है ना। सबकी लिस्ट को देखना, उसका यूनिट और डायमेंशन आप एक बार रीड कर लेना। कैसे, किस फॉर्मूले से निकाला जाता है वो भी आप रीड कर लेना। मैंने जब भी जरूरत पड़ेगी नए नए फॉर्मूलाज जो आप नहीं जानते हो उन फॉर्मूलाज को मैं समझाता रहूंगा, जूम सेशन में भी बताता रहूंगा और उसके डायमेंशंस भी निकाल के दिखाता रहूंगा। क्योंकि अगर हम केवल डायमेंशन और यूनिट निकालने लगे ना तो बहुत दिन लग जाएगा इसमें। इसलिए अब मैं इसको होल्ड करता हूं, यूनिट्स एंड डायमेंशन को जल्दी से अब हम खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब हम डायमेंशन को खत्म करने की तरफ चलते हैं। यूनिट्स निकालने आपको आ गया, डायमेंशन निकालने आ गया, निकालने तो आ ही गया। भले ही कोई फिजिकल क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होगी आपके पास, तो हो सकता है आप उसका फॉर्मूला नहीं जानते हो तो निकालने में दिक्कत आएगी, लेकिन वंस यू नो द फॉर्मूला एवरीथिंग इज इजी। ओके, अब कुछ रूल्स है ना, डायमेंशन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स है ना। सम
some rules regarding डायमेंशंस, है ना। हम रूल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रूल देखिए, सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि इफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और कंपेयर्ड, है ना। आई रिपीट, आप लिखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे, मैं बोल रहा हूं, आप समझना और लिखना इसे। इफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड, सब्सट्रैक्टेड और compared, then these physical quantities must have same unit and dimension। मतलब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ा जाए, घटाया जाए, मतलब ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए या कंपेयर भी किया जाए, तो इन दोनों का दोनों फिजिकल क्वांटिटी या दो से अधिक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, इन सब का यूनिट और डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्योंकि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपैरिजन सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही हो सकता है। जैसे आप, मेरे पास एक मार्कर है और एक मेरे पास बॉल है, तो 1 बॉल प्लस 1 मार्कर इज इक्वल टू 2 मार्कर मैं नहीं बोल सकता। 1 मार्कर और एक और मार्कर, है ना, व्हाइट बोर्ड मार्कर, अब इन दोनों को ऐड करके मैं बोल सकता हूं आई हैव 2 मार्कर। पता है क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 यहां 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम एंटिटीज हैं, है ना, सेम स्पीसीज के हैं। ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है। लेकिन एक मार्कर लूं और एक कहीं से बॉल लाऊं और मैं कहूं कि 1 मार्कर प्लस 1 बॉल इज इक्वल टू 2 मार्कर या 2 बॉल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना, बिकॉज बॉल इज डिफरेंट एंटिटी, मार्कर इज डिफरेंट एंटिटी। जैसे मैं कहूं यू हैव 4 मैंगो एंड 3 ब्लैकबेरी, तो क्या दोनों को ऐड करोगे तो 7 मैंगो हो जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि मैंगो अलग टाइप का फ्रूट है, ब्लैकबेरी अलग टाइप का फ्रूट है। यानी अलग अलग चीजों में, अलग अलग स्पीसीज की फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे अब साइन ऑफ कंपैरिजन की बात करो, तो साइन ऑफ कंपैरिजन थोड़ा सा देखते हैं। साइन ऑफ कंपैरिजन, साइंस ऑफ कंपैरिजन मतलब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज की बात अगर मैं करूं तो साइन ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से हैं? तो साइन ऑफ कंपैरिजन, एक ये प्लस है, प्लस साइन ऑफ कंपैरिजन में आता है। पता है क्यों? क्योंकि कहीं पे मैं लिख रहा हूं a प्लस बी, तो ये श्योर है कि a और b दोनों सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है, यानी दोनों का यूनिट सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा। प्लस माइनस, कहीं पे मैं लिख रहा हूं a माइनस बी, तो यहां भी वही चीज क्लियर है कि a और b दोनों सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। तो प्लस माइनस इक्वल टू, जैसे मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू बी, तो यहां भी बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है और इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। तो प्लस कॉमा माइनस कॉमा इक्वल टू कॉमा ग्रेटर देन कॉमा लेस देन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉमा लेस देन इक्वल टू, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ना, ये सब साइन ऑफ कंपैरिजन है, ये सब साइन ऑफ कंपैरिजन है। और ये साइन किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच अगर लगा रहे तो उन सब की यूनिट्स क्या होगी और डायमेंशन सेम होगा, सब की यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, ध्यान रखेंगे, मतलब इनमें से कोई भी किसी भी दो के बीच में लगा रहे, है ना, तो उन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनिट भी सेम और डायमेंशन भी सेम। जैसे क्वेश्चन से क्लियर होता है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं और इसी चीज को, इसी रूल नंबर 1 को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर आपको नोट्स में लिखने का मन हो तो लिख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेज दैट इफ 2 or more physical quantities are to be added, subtracted or compared, then they must have same units and dimension, ठीक है ना। इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। रूल नंबर 1 क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इसको मैं बोल सकता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। साइंस ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से हैं? ये है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर। देयर इज इक्वेशन x is equal to a plus bt minus ct square where x is displacement and t is time. X is displacement and t is time. A, b and c are constants. A, b and c are constants. Then what is the dimension of a, b and c? मतलब dimensions of a, b and c क्या होगा? यही क्वेश्चन है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो हमारा टाइम है। तो चलो निकालते हैं a, b और c का डायमेंशन क्या होगा। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करो कहां से? तो x के बाद क्या है? इक्वल टू। x के बाद क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू के बाद क्या है? a। तो x और a के बीच में क्या लगा हुआ है? अभी आप bt और ct स्क्वायर को रहने दो, है ना, लेट इट बी। आप x और a में देखो, x और a में क्या लगा हुआ है? इक्वल टू। और इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन। इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन। और अभी बात हुई है कि जब साइन ऑफ कंपैरिजन की बात होगी, दो फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा। यानी x का डायमेंशन वही होगा, जो a का होगा। यानी a का क्या हो जाएगा? l हो जाएगा, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? l। तो a का डायमेंशन l हो जाएगा। बहुत सिंपल। फिर से चलो, a का डायमेंशन आ गया, a का डायमेंशन वही होगा जो x का होगा। क्लियर? अब चलो a और bt, b इंटू टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो a और bt के बीच में कौन सा साइन है? एडिशन का। और ये एडिशन भी क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन है। प्लस जो है वो भी क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन है। तो a का वही डायमेंशन होगा जो bt का होगा, यानी a का वही डायमेंशन होगा जो b इंटू टी का होगा। अब a का डायमेंशन आ चुका है ना l, यानी l इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b इंटू टी का डायमेंशन कैपिटल T। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l बाई टी, दैट इज l t टू द पावर माइनस 1। b का डायमेंशन क्या हो जाएगा? l t टू द पावर माइनस 1। ठीक है? उसी तरीके से bt और ct स्क्वायर के बीच में क्या लगा है? माइनस। bt और ct स्क्वायर के बीच में माइनस लगा है, और माइनस भी क्या है? साइन ऑफ कंपैरिजन। यानी मैं कह सकता हूं bt का वही डायमेंशन होगा जो ct स्क्वायर का होगा। और अभी हमने देखा था, बहुत तरीके हैं आप यहां से सॉल्व करने को, है ना, बहुत तरीके हैं। एक टी से एक टी आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा? c का डायमेंशन हो जाएगा b, और ये t नीचे चला जाएगा, b बाई टी। b का डायमेंशन आ चुका है l t टू द पावर माइनस 1, और बाई t का डायमेंशन कैपिटल T, सो इट विल बी l t टू द पावर माइनस 2, है ना। यानी c का डायमेंशन आ गया l t टू द पावर माइनस 2, b का डायमेंशन है l t माइनस 1, और a का डायमेंशन था l। सबके डायमेंशन आ गए। तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ठीक है ना, कि जब कभी भी दो और दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज के बीच इनमें से कोई भी साइन लगा रहे तो समझ जाना कि दोनों का यूनिट और दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। दोनों का डायमेंशन सेम।